नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक बहुत सारे लाइव सेशन लेके आ रहा हूं। मैंने कल भी एक मैराथन करवाई, आगे और मैराथन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप कोई भी सेशन मिस मत करो, चैनल पर बने रहो और सारी चीजों को देखते रहो। फिलहाल यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसको। ठीक, अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है? सैंपल पेपर तो सर बहुत बार कर लिया, सैंपल पेपर बहुत बार देख लिया। सैंपल पेपर वाले सवाल कोई पेपर में आ थोड़ी ना जाएंगे। मैं हर चीज आपकी मानने को तैयार हूं, लेकिन सैंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सैंपल पेपर आपको यह बता देता है कि सवाल किस डायरेक्शन में पूछे जाएंगे और जवाब कैसे देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो, है ना? आप ऐसा हो जाओगे कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लोगे लेकिन लिखते नहीं आता है। तो मैटर ये करता है प्रेजेंट कैसे करो। कम पढ़ाई में भी प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, अपने आंसर को आप प्रेजेंट कैसे करो, वो आप इस सैंपल पेपर से समझोगे। समझ पा रहे हो इस सैंपल पेपर का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है? ठीक है, इस वीडियो में आप लोग सिद्धार्थ पटेल के साथ में क्या करने वाले हैं? आप लोग करने वाले हैं आपका सैंपल पेपर को सॉल्व। और सैंपल पेपर को सॉल्व करने से पहले जरा आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ लो। बोलोगे सर समय कम है, मैं मान रहा हूं समय कम है। ठीक है, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ये वैसे भी तुम लोग पेपर में नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा सीधे क्वेश्चन पढ़ने लग जाओगे। बेटर है 2 मिनट का समय लेके यहाँ पे पढ़ो। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। अब जब भी आंसर लिखो तो 2 नंबर वाले शब्द में कितना कितना आंसर होना चाहिए, 3 नंबर 4 नंबर वाले में कितना होना चाहिए, 6 नंबर वाले में कितना होना चाहिए। जैसे कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में अपने को पता है 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है भैया, सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी बात कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है। तो 50 से 60 शब्द लिखना है। अब शब्द गिनना नहीं है, 50 से 60 शब्द मतलब क्या है? 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन। ठीक है, 3 से 4 लाइन लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर लेना। फिर सेक्शन सी में आपके वो वाले क्वेश्चंस आ गए। सेक्शन सी जो हम बात करें 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, उसमें 100 से 120 शब्द मतलब 4 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, और जो लॉन्ग आंसर है उसमें 170 से 180 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक, साथ ही साथ में पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। और मैं आपको कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन दोनों करवाने वाला हूं। जो सेशन नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लो, और जो सेशन नहीं मिले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वाज फॉलोड बाय शॉक थेरेपी। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द शॉक थेरेपी? ठीक है, कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स के बाद में हमें शॉक थेरेपी देखने को मिली। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है शॉक थेरेपी का, शॉक थेरेपी के बारे में? ठीक है, द ट्रांजिशन इन्वॉल्व्ड a breakup of existing trade alliance among the countries of Soviet bloc. Shock therapy involved a drastic change in external orientation of these economy. FDI and free trade agreement were the main engines. The eastern capitalist state guided and controlled the development of the region. शॉक थेरेपी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये वाला तो देखो 110% सही है, एफडीआई वाला। ठीक है, एफडीआई एंड फ्री डायरेक्ट एफडीआई देख लो या फ्री ट्रेड वाली बात कर लो। ठीक, जो शॉक थेरेपी इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज वाला भी, ड्रास्टिक चेंज इन द इकोनॉमी वाला भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बात क्या हुई है? बात हुई है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट पर फोकस करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट, द ईस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ये क्या हो गया? ये वाला आंसर यहाँ पे गलत है। सो द आंसर इज डी। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? डी हमारा यहाँ पे हो गया सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू के 2 वर्ड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको असर्शन और रीजन को देखना है, फिर आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो असर्शन क्या है? इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्स्टीन, रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसअबेंडेंड। ठीक है,
रीजन क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म लीड टू वेरियस प्रोटेस्ट इन पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक, तो मुझे रीजन तो सही लग रहा है कि नेशनलिज्म के राइज के चलते क्या हुआ, नेशनलिज्म के राइज के चलते हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगह पे आजादी की मांग होने लग गई। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है, इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, द थ्री मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसअबेंडेंट। इस स्टेटमेंट में क्या गलत है? इस स्टेटमेंट में गलत है जॉर्जिया, जॉर्जिया नहीं है। ठीक है, रशिया सही है, यूक्रेन सही है, लेकिन जॉर्जिया गलत है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये वाला आंसर यहां पे आना चाहिए। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्लियर। देन नेक्स्ट, मैच द कॉलम करना है। ठीक है, अब मैच द कॉलम में क्या, देखो आपको एक एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा समस्या आती है। मैं आपको कुछ 50-60 ऐसे एमसीक्यू लेके आऊंगा जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू का वहां से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, आप वो एमसीक्यू कर लोगे, उतने में अपना काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एमसीक्यू में हमें कई बार जवाब नहीं पता होता है, तो एमसीक्यू में एक पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न चलता है भैया? एमसीक्यू में जो पैटर्न चलता है वो ये पैटर्न चलता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि ये आंसर तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आर्म्स कंट्रोल, अलायंस, डिसआर्मामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, सेटिंग अप ऑफ एन सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन, arm control, a process of exchanging information on defense matter between the nation on regular basis, alliance, a coalition of nation, means to deter or defend against military attacks, disarmament, regulate the acquisition or development of weapons। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है? थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला एकदम सही बैठ रहा है, अलायंस का ये वाला सही बैठ रहा है। तो कहीं आपको थर्ड में थर्ड दिख रहा है क्या? कहीं आपको थर्ड में थर्ड दिख रहा है क्या? यहां भी थर्ड में थर्ड है, यहां भी थर्ड में थर्ड है, यहां भी थर्ड में थर्ड है, यहां भी थर्ड में थर्ड है। ठीक है, डिसआर्मामेंट क्या है कि कुछ वेपन्स कम करना, कुछ वेपन्स कम करना। तो फोर्थ में वन, फोर्थ में वन कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मतलब ए और डी में से कोई ऑप्शन सही है। ठीक है, बी सी को मैंने क्या कर दिया? बी सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर इसके बाद में आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल क्या है? आर्म कंट्रोल ये है कि रेगुलेट दी एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, वेपन से रिलेटेड है ना। तो सेकेंड में फोर्थ कहीं दिख रहा है क्या? सेकेंड में फोर्थ ये रहा। ठीक है, तो यहां पे सही जवाब क्या रहा? सही जवाब रहा यहां पे ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो मैं यहां पे समय क्यों ले रहा हूं? ताकि मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा सकूं। क्या सिखा सकूं? आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा सकूं, इसलिए मैंने यहां पर यह समय लिया है। क्लियर? इन द रिसेंट टाइम मोस्ट ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट हैव टेकन प्लेस इन, सबसे ज्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट टाइम्स में कहां पे? सब सहारन अफ्रीका में हमें देखने को मिला। क्लियर है? गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, जरा अपन ये समझते हैं। ठीक है, फिर यहां पे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स पर्टेन्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के दौरान जो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स हुई थी। ठीक है, स्टेटमेंट 2, ऑयल इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक, अब यहां पे अपने को देखना है ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि रिसोर्स पॉलिटिक्स क्या हुआ था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कोल्ड वॉर के दौरान, और उसके बाद में ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्लियर है? ये चीज भी समझ गए हो। देन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, तो अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले भैया हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, फिर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया, फिर हमने ये देखा पेरिस क्लाइमेट डील आया, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देखा, फिर हमने पेरिस क्लाइमेट डील देखी। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देखा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया।
देखो एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चों को जो सैंपल पेपर है वो टफ लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे पे विश्वास करो, आप ये 3 दिन मेरे साथ में बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है। और सैंपल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उतना डिफिकल्ट आएगा नहीं पेपर अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? अगर तुम मेरे साथ में सारे सेशंस को देखोगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि शुरुआत तुम कहीं से भी करो, अंत अपन करने वाले, और अंत अपन बहुत शानदार करने वाले। सारी चीज़ों को कहाँ से कैसे सवाल बनेगा ये सारी चीज़ें मैं बताते चलूंगा, तो डरना नहीं है तुमको, ठीक है। द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया रिफर्स टू पीरियड फ्रॉम, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कब रहा है? तो इनिशियल वाला 1952 टू 1962, यहां पे हमने कांग्रेस सिस्टम को बहुत ज्यादा देखा था, क्लियर है, ठीक। आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर, इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, आचार्य नारायण देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इनकरेक्ट पेयर क्या है? आचार्य नारायण देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो है ये पेयर इनकरेक्ट है। अच्छा, ये जो नाम है, ये नाम से बेसिकली आपको मैप वर्क में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बताओ राजकुमारी अमृत कौर कहां से बिलोंग करती है, तो तुमको पंजाब ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं मैप वर्क वाला वीडियो तुम लोग देख लोगे तो वहां से तुमको क्या होगा, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने हर क्वेश्चन में क्या किया है, जैसे मैंने मैप वर्क के मात्र कुछ 15 मतलब 10 से 15 क्वेश्चन निकाले कि वही आएगा, मतलब उसी में से ही आएगा। हर साल हम देखते हैं कि वहीं से आता है। एमसीक्यू में मैंने क्या किया है, एमसीक्यू में मैंने सेम किया है कि ये जो 60 एक क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन है, इन्हीं से एमसीक्यू आपके बन के आते हैं, मतलब हर साल इसी को चेंज करके वही पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें आप ओवर द टाइम एनालिसिस कर करके पकड़ लेते हो। तो मैंने सभी वीडियो में जो जो पढ़ाया है वो सभी कुछ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्या क्या पूछने वाले हैं। और मैराथन्स में मैं क्या कर रहा हूं, मैराथन्स में मैं चीजें आपको डिटेल वे में समझा रहा हूं, क्लियर है। विच कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ फॉर इंडियाज इंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशन? तो सिंपल है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following issue lead to the attack on Egypt in 1956 by Britain? स्विस कैनाल इशू, ठीक है, दिखती सी बात है, पनामा कैनाल, और ये तो नहीं होगा, स्विस कैनाल इशू है, क्लियर है, सिंपल सा था। बोडो इज अ कम्युनिटी इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया, तो आसाम में, क्लियर है। देन which of the following schedule of the constitution allow complete autonomy to different tribes to preserve their practices and customary laws? तो यहाँ पे 6 शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियर है। तो ये थे अपने एमसीक्यू आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अब बारी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जरा अपन उसे समझते हैं। न्यूक्लियर वेपन एज अ डिटरेंस और डिफेंस हैव लिमिटेड यूजेज अगेंस्ट कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट्स टू स्टेट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एज एन डिटरेंस और डिफेंस आज की तारीख में क्या, आज की तारीख में जो कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट है उनका लिमिटेड यूजेज है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो तुम देखो कि आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन हम लोग देख रहे हैं कि अब है ही नहीं, एनपीटी वगैरह ट्रीटी आ गई है। और जो कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट्स है, कैसे है, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, ये हो गया, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और आज की तारीख में जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, वो कॉपरेट कर रही है, ठीक। तो क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आंसर लिखो, क्लियर है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने तुमको बता दिया कि ये पॉइंट में तुम लोग आंसर लिख सकते हो, तो आई थिंक तुम लोग आंसर लिख लोगे, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, show with the help of 2 example that involvement of USA in South Asia has increased after the end of Cold War. कोल्ड वॉर के बाद में यूएसए का इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में इंक्रीज हो गया, तो बिल्कुल हो गया, क्योंकि आप ये देखोगे कि साउथ एशिया में स्पेशली इंडिया या और भी कंट्रीज है वो एलपीजी मॉडल, ठीक है, कहीं ना कहीं हम कैपिटलिज्म के टुवर्ड शिफ्ट हो गए। तो उसके चलते क्या देखने को मिला, उसके चलते हम लोग ये देख रहे थे कि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट वहां पे बढ़ गया। साथ ही साथ यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हम लोग पहले से देख रहे थे कि मतलब पाकिस्तान के साथ तो अच्छा रख ही रहा था, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में वो इंडिया के साथ में भी रिश्ते अच्छे रख रहे हैं, ठीक। फिर हमारे यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया एक बहुत ज्यादा मार्केट दिखता है, साउथ एशिया एक बहुत ज्यादा मार्केट दिखता है, इसलिए यूएसए का और इंटरेस्ट वहां पे है साउथ एशिया में, क्लियर है, समझ में आ गया। देन it is now an almost universally accepted view that countries should only go for war
फॉर द राइट रीजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। दिखती सी बात है कि आज की तारीख में वॉर के लिए आप तभी जाओ जब बहुत सही रीजन हो, ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में वॉर से कुछ नहीं होगा, बातचीत से आपको मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे। और ये सारे पुराने थ्रेट्स, ये सारे पुराने मामले आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो हमें वॉर को सोचना ही नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बातचीत, कॉपरेशन, उन सब के वे से क्या करना चाहिए, उन सब के वे से हमें बातचीत करके हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्लियर है? तो देखो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो कैसे इसमें 3-3 पॉइंट है लेकिन तुम 2-2 पॉइंट ही लिखोगे, या अगर एक लाइन में आंसर लिख रहे हो तो क्या करोगे, एक लाइन में आंसर लिख रहे हो तो छोटे छोटे करके लिखने वाले हो, मतलब 2-3 लाइन में लिख के कंप्लीट कर दोगे। क्लियर है? ठीक भैया। देन नेक्स्ट है 16, तुम बोलोगे सर कहां कहां क्वेश्चंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। Did the prevalence of one party dominance in India affect the democratic nature of Indian politics? Express your opinion. क्या जो वन पार्टी डोमिनेंस था उसने क्या इंडिया की डेमोक्रेसी को इंपैक्ट किया? नहीं किया। हम लोग ये देख रहे थे कि विद इन द कांग्रेस क्या था, विद इन द कांग्रेस हमें देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस एक तरीके से सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन है। कांग्रेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, कांग्रेस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। इवन जो फर्स्ट कैबिनेट था उसमें हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कैबिनेट के तौर पे उन्होंने उनको पोजीशन बोला था कि आप एज एन कैबिनेट, एज एन मिनिस्टर आप हमें ज्वाइन करो। तो हम लोग देख रहे थे वन पार्टी डोमिनेंस में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं कोई खतरा पहुंचाओ। क्लियर? Explain any two reason which lead to the multi-party alliance system in India politics since 1989। कोई 2 रीजन बताओ। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सबसे पहले वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमने एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज 1989 में उभर के आने लगी, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी, लोग कांग्रेस से भी बड़े खफा थे इन द सेंस कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे थे, कांग्रेस का एक तरीके से डिक्लाइन देख रहे थे। और जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको ऐसा लग रहा था, जो छोटी छोटी पार्टीज थी उनको लग रहा था कि भैया अगर हम साथ में मिलकर आके चुनाव लड़ेंगे तो हम शायद कांग्रेस को हरा दें। तो ये वो कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मल्टी पार्टी अलायंस हमें देखने को मिला। क्लियर? लिस्ट 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गिव रीजंस फॉर द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया। 2 मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल। डेवलपमेंट, जब देश को डेवलपमेंट मिला, जब इंडिया को डेवलपमेंट मिला, तो ये 2 सवाल थे, है ना, यही 2 सवाल थे। इन 2 सवाल पे क्या बात हो रही थी, इन 2 सवाल में यही बात थी कि कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल अपनाना चाहिए। तो एक तरीके से था सोशलिस्ट, एक तरीके से था कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मॉडल को तो हम बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाह रहे थे। सोशलिस्ट में भी हम लोग ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम मिक्स्ड मॉडल के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे। ऑल्दो हमारी जो पॉलिसीज थी वो ज़्यादा टिल्टेड थी सोशलिस्ट के तरफ, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, गवर्नमेंट वेलफेयर के प्रोग्राम ज़्यादा कर रही थी, लेकिन हम एक तरीके से मिक्स्ड मॉडल के टूवर्ड्स क्या कर रहे थे, मिक्स्ड मॉडल के टूवर्ड्स हम लोग आगे बढ़ रहे थे। क्लियर है? सेक्शन सी, ठीक। List 4 directive principle of the state policy that aim to promote international peace and security। तो यहाँ पे कौन से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपीज पढ़ते आओ ना क्लास 11 में, तो कौन से 4 डीपीएसपीज हैं जो कि प्रमोट करें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को? तो वही, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड हार्मोनेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, सारे नेशंस के बीच में अच्छे रिश्ते रहें, foster respect for international law, treaty obligation in the dealings of organize people with one another, encourage settlement of international dispute by arbitration। तो ये 4 एक तरीके से आप डीपीएसपीज को यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। डिस्क्राइब द इवेंट दैट लेड टू द मर्जर ऑफ सिक्किम विद इंडिया। तो इनिशियली जो सिक्किम था वो क्या था, वो एक तरीके से प्रोएक्टोरेट था इंडिया का, लेकिन सिक्किम के जो मोनार्क थे चोग्याल, वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, वो वहाँ के जो लोगों की जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस थी, वो लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो मोनार्क थे वो क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ की एलाइट क्लास को फेवर कर रहे थे, और वहाँ के लोग जो थे वो डेमोक्रेसी चाह रहे थे। इसके चलते इंडिया कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लग गया वहाँ पे जो देख रहे थे जो डेमोक्रेसी के मूवमेंट थे। और वहाँ पे जब सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस जो है, ठीक है, सिक्किम कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीत जाती है। फिर हमने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा देते हैं, और एसोसिएट स्टेट से सिक्किम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, हम उसे इंडिया में फुल फ्लेजेड मर्ज कर लेते हैं, ठीक है।
प्रोटेक्टोरेट मतलब क्या है? प्रोटेक्टोरेट एक तरीके से मतलब क्या है कि यहाँ पे इस कंट्री का ध्यान हम रख रहे हैं, मतलब इस एरिया का ध्यान, कंट्री नहीं, इस एरिया का ध्यान हम रख रहे हैं। सिक्किम एज एन एरिया का ध्यान इंडिया रख रहा है, ठीक है। एसोसिएट स्टेट मतलब क्या है कि ऑल्दो एसोसिएट स्टेट मतलब यह है कि इंटरनली सिक्किम अपनी चीजें खुद डील कर रहा है, लेकिन सिक्किम की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी इंडिया बनाएगा। और फुल फ्लेजेड जब इंडिया का स्टेट बन गया तो सब कुछ इंडिया पे निर्भर करता है, समझ गए हो? तो ये एक तरीके से क्या, एक तरीके से मैंने आपको सिक्किम की कहानी सुना दी। Soviet Union disintegration was a consequences of many different factors justify the statement. सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन वही इंटरनल वीकनेस, बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका था, लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमिक्स हम लोग ये देख रहे थे कि वहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, सरकार के पास भी पैसा नहीं है, वहाँ पे करप्शन, अथॉरिटेरियनिज्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत बढ़ गई थी, लोगों को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी चाहिए थी। और जो रशिया है, रशिया वाला रीजन डोमिनेट कर रहा था, तो लोगों के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म की भावना जागने लग गई कि जो दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, जो जॉर्जिया वगैरह ये जो है, इन लोगों को लगने लग गया कि रशिया वाला जो रीजन है वो डोमिनेट कर रहा है, तो इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग गई। तो ये कुछ रीजन है जिसके चलते क्या हुआ, ये कुछ रीजन है जिसके चलते हम लोग सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सपोर्ट दी स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, कि बहुत सारे सोवियत रिपब्लिक्स जो है वहां पे हमने बहुत ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, ठीक है। तो आप इसे एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यहाँ पे डेगिस्तान, ठीक है, डेगिस्तान और चेचेनिया, हम ये जो दो रीजन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिले, जैसे चेचन रिबल्स हमको यहाँ पे देखने को मिले। इन लोगों को कैसे फिर वहाँ पे आर्मी ने एक तरीके से मारा इन द सेंस कि आर्मी ने बॉम्बिंग्स वगैरह की, जिसके चलते ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। फिर हम लोग तजाकिस्तान में देखने को मिला, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिले कि ये लोग यूएसएसआर से अलग तो हो गए, लेकिन यूएसएसआर से अलग होने के बाद में विद इन दी कंट्री इनके एरिया में छोटे छोटे सेसेशनिस्ट मूवमेंट अपने को देखने को मिले, और ये उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। और इस चीज को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्लियर है? एनालाइज एनी टू पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज बताना ग्लोबलाइजेशन के, तो ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की कैपेसिटी को इरोड कर दिया है, मतलब सरकार बहुत जगह वेलफेयर काम नहीं कर पाती, हम लोग रूल्स में बंधे रहते हैं, WTO और इन सब के रूल्स में बंधे रहते हैं, सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है, तो सरकार की पावर को ग्लोबलाइजेशन ने कम कर दिया है, पहला ये हो गया। अब इसी को तुम लोग बोलोगे कि नहीं, सरकार की पावर को क्या कर दिया, सरकार की पावर को बढ़ा दिया है। एक तरफ से बोलोगे नहीं, सरकार की पावर को कम कर दिया, और एक तरफ से बोलोगे सरकार की पावर को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, सरकार लोगों पर नजर रख सकती है, सरकार बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की पावर कम हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की पावर बढ़ी भी है। तो ये आपके हो गए दो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। एनालाइज एनी टू रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के प्रति क्यों रेजिस्टेंस है, तो स्पेशली जो लेफ्ट पार्टीज थी वो इसके अगेंस्ट में थी कि बड़ी बड़ी एमएनसीज आ जाएगी, हमारे जो मार्केट्स है, इंडिया का जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो दब जाएगी इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के चलते। जैसे कि हमें एक समय अंग्रेजों ने आके रूल कर लिया था, यही कंपनी आएगी, ये कंपनी कहीं ना कहीं सरकार को इन्फ्लुएंस करेगी, सरकार को इन कंपनीज की कहीं ना कहीं बातें माननी पड़ेगी, इन द सेंस क्योंकि बिजनेस ला रही है, बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर कम हो जाएगी, और कल्चर का इरोड, कल्चर एक तरीके से क्या होगा, हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि आप रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जामिन द फैक्टर दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट इन 1973, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। पहला ये था कि जब भी सरकार डीपीएसपीस पे काम करने जा रही थी तो जुडिशरी बोल रही थी कि नहीं भैया, फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रही है, तो राइट टू प्रॉपर्टी का एक मुद्दा बन के आ रहा था। फिर जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सरकार नहीं बदल सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बदल सकता है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि इंडिया में जो प्रथा चली आ रही थी कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो क्या रहेंगे, वो चीफ जस्टिस रहेंगे, इसको तोड़ दिया गया इस प्रथा को। और हमने ये देखा था कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो कोई और चीफ जस्टिस बन गए, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिला कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, क्लियर है। देन
स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपकी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब का ये कार्टून है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्या दिखा रहा है। ये देख लिया, आपके हाथ में लाइटर पकड़ा हुआ है, हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है, ठीक है, ठीक, एक तरीके से लाइटर पकड़ा हुआ है, लाइटर ही बोल दो। व्हाट डज द लाइटर इन द कार्टून सिंबलाइज? क्या लाइटर क्या सिंबलाइज कर रहा है? द अर्थ बीइंग कंज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, the continents being burned for the energy, the world being used for more power, the ocean being exploited for its resources। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है that the earth being consumed as a source of fuel। Then next, why are the finger in the cartoon designed like a chimney? जो fingers हैं उनको कैसे chimneys जैसे क्यों बना दिया है? To represent humans are supporting earth, to show only humans are causing global warming, to show importance of chimneys in cleaning factory, to show importance of industrial revolution। तो यहाँ पे to show only humans are causing global warming, हाथ हमारे ही जल रहे हैं ना, तो हम ही क्या कर रहे हैं, हम ही ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं, हम ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। द मेन थीम ऑफ कार्टून कुड बी, कार्टून का मेन थीम क्या होगा? सेलिब्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, the role of industrial pollution in global warming, the importance of reducing waste to save the planet। So the role of industrial pollution in global warming, clear है? Then thicker chimney has been shown on push button of the lighter to show that, ठीक है, only humans can stop pollution, only developed country contribute to the pollution, pollution can be curbed by shutting factories, chimney need to be made more efficient to save the earth। तो ओनली ह्यूमंस कैन स्टॉप दी पोल्यूशन। आंसर पढ़ के लग रहा है कौन सा सही हो सकता है। देखो कई बार कार्टून में नहीं बन रहा है तो पूरे उसमें तुमको समझ में आ जाएगा ऑप्शंस पढ़ पढ़ के कि ये सही हो सकता है, नहीं, कई बार गट फीलिंग पे भी जाना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक। फिर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक, एक क्वेश्चन कार्टून बेस की जगह है उनके लिए। फिर यहाँ पे आगे मैप वर्क, तो तुम्हें पता है कि ए बी सी डी ऐसे मार्क करा रहेगा, ए बी सी डी मार्क करा है और आपको सवाल दिए हैं और उन सवाल से आपको क्या करना है, उन सवाल से आपको जवाब देना है। तो सवाल क्या है? सवाल है द स्टेट रिलेटेड टू लीडर हु कॉइन्ड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो डी, उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते थे। मैप वर्क की चिंता मत करो, मैप वर्क का वीडियो है, तुम लोग मैप वर्क का देख सकते हो, मैप वर्क का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, उसमें ये सारी चीज़ें करवाई है। उस मैप वर्क को और इस मैप वर्क को साथ में मिला के पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इन चारों, जब 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 में से तुमको एक आध सवाल जरूर ऐसा बनेगा जो कि लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुमको 3 भी बन गए तो चौथा तो तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे ना। कैसे ऑटोमेटिकली कर लोगे? क्योंकि तुमको पता है ए बी सी डी मार्क ही तो करना है कि आंध्र प्रदेश करे कि तमिलनाडु करे कि पंजाब करे कि उत्तर प्रदेश करे, समझ रहे हो? ए बी सी डी में तो तुमको समझ में आ रहा है ना कि कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, ठीक। फिर द स्टेट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डीएमके एंड एआईए डीएमके, तो वो है तमिलनाडु। द स्टेट वेयर अ कोएलिशन कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट केम टू पावर इन 1967 इलेक्शन, पंजाब। द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिलोंग टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। कौन से थे ऑफिशियल कैंडिडेट? एन संजीवा रेड्डी की वीवी गिरी, ऑफिशियल कैंडिडेट। देखो ध्यान देना है, ऐसे ही फंसाया जाता है। द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट कौन थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो बताओ, वीवी गिरी थे या एन संजीवा रेड्डी, ठीक। फिर अगेन ये विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है। देन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपने को अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। रीड द पैसेज एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज ये किस पे? ये सार्क के ऊपर है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट द स्टेट ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्फ। द साउथ एशियन Association for Regional Cooperation, that is SAARC, is a major regional initiative by the South Asian state to evolve cooperation through multilateral means. It began in 1985. Unfortunately, due to persisting political differences, SAARC has not much success. SAARC members signed the South Asian Free Trade SAFTA agreement, which promised the formation of free trade zone for the whole of South Asia. Clear है? पैसेज क्लियर है? देखो पैसेज वाला सबसे स्कोरिंग होता है। मैं तुमको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि पैसेज में अपने को आंसर मिल जाए, लेकिन तुम गेस कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो।
Which of the following was the primary goal for establishing South Asian Association for Regional Cooperation? क्या गोल हो सकता है सार्क को establish करने के लिए? To create unified military force, to enhance mutual support, to develop a common currency, to resolve territorial dispute among the member state, of course to enhance mutual support. ठीक है? Then what was the main objective of South Asian Free Trade Agreement? क्या होगा Free Trade Agreement का objective क्या होगा? To create safe environment for investment, to establish free and fair marketplace, to form Chamber of South Asian Association of Commerce, to promote business through cultural ties. तो of course simple सा है, कौन सा होगा बताओ? To establish free and fair, ठीक है, fair किस पे? To establish free and fair marketplace. Clear? Now explain the significance of SAARC in South Asia and factor which lead to limited success. तो सार्क का क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि साउथ एशिया में फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो बढ़िया हो जाएगा। लिमिटेड सक्सेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, ये पैसेज से ही उठा लोगे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सक्सेस कम है। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब बारी आ गई है सेक्शन ई की, 6 मार्क्स से सवाल है, या तो 6 पॉइंट में इसको लिख दो या इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन करके आंसर लिखो, ठीक है, जैसा तुमको बन रहा है। पॉइंट में लिख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। Examine the impact of 3 political development that India witnessed between period 1989 to 1999. 3 political development तो मंडल कमीशन, LPG रिफॉर्म्स, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम या एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये 3 तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद में LPG रिफॉर्म आ गया, मंडल कमीशन आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे थे, कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। फिर नेक्स्ट और में क्या दिया है, द इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड राइज ऑफ कोएलिशन एरा, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो तुम लोग ये बोलोगे 1989 राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दी एंड हो जाता है, बहुत सारे नए मुद्दे आ जाते हैं, वहाँ पे कोएलिशन एरा स्टार्ट हो जाता है, और फ्रॉम द ईयर 1990s टू 2014 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएलिशन एरा बोलते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सरकार कहाँ बनाने लगती है, अपनी सरकार, मतलब कहीं ना कहीं सरकार नहीं लेकिन उनका एक अच्छा खासा से हमें लोकसभा में देखने को मिलता है। और पहली कोएलिशन गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने कि अपने पूरे 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स रहे? तो तुम लोग ये बताओगे कि कैसे बॉर्डर में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे लोगों की हम लोग देख रहे थे कि इधर उधर जाने में डेथ हो गई, विमेंस के साथ में रेप हुआ, हम लोग ये भी देख रहे थे साथ ही साथ में किसी की ज़मीन कहीं पे रह गई तो कोई कहीं पे रह गया। उसके बाद में हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो जैसे यहाँ पे 80 लाख पीपल थे वो कहीं ना कहीं क्या हुए, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट उन्होंने किया। एक तरीके से होता लैक ऑफ पीपल ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स लाइक लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप। आज़ादी तो मिल रही थी लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि हमारे घर बार तो सारी की सारी चीज़ें छूट गई है, हमारे बहुत सारे एसेट्स वहाँ पे रह गए थे, इन द सेंस कि पहले तो पूरे देश एक ही थे ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, तो बहुत सारे एसेट्स वहाँ पे रह गए थे, कुछ चीज़ें वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे, तो चीज़ें मैनेज करने में बड़ी क्या हुई, बड़ी समस्या गई। क्लियर है? Language has played an imperative role in uniting the country. Explain the statement in context of challenge of nation building in India after the independence. तो लैंग्वेज वाला तुम चीज़ बता दो कि जब देश को आज़ादी मिली तो हम ये सोच रहे थे कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना है। तो इनिशियली तो देखा तो लैंग्वेज के आधार पर सरकार नहीं चाहती थी कि स्टेट्स बनाए, क्योंकि उनको डर था कि फर्दर डिवीजन ना हो जाए। लेकिन हमने विशाल आंध्रा मूवमेंट देखा, विशाल आंध्रा मूवमेंट के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसके बाद में ये रिपोर्ट मानी गई, मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट मानी गई कि लैंग्वेज के आधार पर क्या किया जाए, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दिए जाएं। तो तमिल और तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग किया गया, वैसे गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया गया। और इसके चलते हमने क्या किया, लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा, मतलब डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है, डेमोक्रेसी में लोगों को ये लगने लगा कि हमारी सुनी भी, और इंडिया ने अपने आप को एज एन होल्ड करके भी बहुत अच्छे से रखा। क्लियर है? तो आप ये वाली चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दोगे। Now evaluate the effectiveness of European Union as most prominent regional organization। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में तुम लोग लिख ही दोगे कि इनिशियली एक इकोनॉमिक यूनियन था, ये था कि मार्शल प्लान के तहत यूरोप का डेवलपमेंट करना है, एक इकोनॉमिक यूनियन से ये पॉलिटिकल यूनियन टर्न हो गया। इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली कि इनका अपना फ्लैग है, इनके अपनी करेंसी है, ठीक है, यहाँ पे फ्री मूवमेंट हो रहा है, इनकी अपनी करेंसी है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छे से
प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर के निकला। क्लियर है? सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट विद साउथ कोरिया एज एन इमर्जिंग न्यू अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो साउथ कोरिया को आपको बताया मिरेकल ऑन दी हैन रिवर बोला जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर ब्रांड्स जो हैं, बहुत सारी कंपनी साउथ कोरिया से निकली है। साउथ कोरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, उन्होंने लोगों पर बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने 2017 में देखा कि साउथ कोरिया 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लोगों पर काम किया है। क्लियर? ये वाली चीज़ भी आपको, जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये सारे साउथ कोरिया के। क्लियर? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द चेंज रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विद 6 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा 6 आर्ग्यूमेंट्स मांग ही लिया है कि तुम पहले इंट्रोडक्शन दे दोगे थोड़ा सा कि यूएन स्टैब्लिश 1945 में हुआ था। ठीक, सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद में यूएस अकेला सुपर एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होके निकला है। और उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी कंट्री ने 1945 से लेके 2000 तक बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन कर लिया। यूएन वर्ल्ड के बहुत सारे चैलेंजेस को कहीं ना कहीं निपटाने की कोशिश कर रहा है। ये वाली चीज़ें भी तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, फिर क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन हो गया, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म हो गया, agreement to wind up trusteeship council, UN has also worked on sustainable development goals। ये सारी चीजें लिखोगे कि ये चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में आज की रियलिटी के हिसाब से यूएन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए जाएंगे। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। तो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी को हेवन, स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बनाया था। यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया था कि नरक भी ना बने। अगर स्वर्ग हम इस देश को, इस पूरे विश्व को नहीं बना सकते तो नरक भी ना बने, इसके चलते यूनाइटेड नेशंस बनाया था। तो तुम ये वाली चीज़ें लिखोगे कि बिल्कुल हम जानते कि यूएन क्या है, यूएन एक इनपरफेक्ट बॉडी है, लेकिन इमेजिन करो कि बिना यूएन चीज़ें कैसे होगी। आज भी यूएन में डिस्क्रिमिनेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन यूएन ने बहुत हद तक कुछ अच्छा काम भी किया। अगर यूएन नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ जाएगी, एकदम नर्क वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी चीजों को यहां पे मेंशन करना है। और इसी के साथ में होता है हमारा सैंपल पेपर समाप्त। डरने की नहीं है बात, मैं पहले ही बोल रहा हूं, डरने की नहीं है बात। सैंपल पेपर मैंने फटाफट तुम लोगों को इसलिए करवाया ताकि कम समय में चीजें समझ में आए। मैराथन सेशंस जारी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे 110%, मैप वर्क, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ तुमको मिल रहा है। सैंपल पेपर एक तरीके से बस तुम्हें बताए कि आंसर कैसे लिखना है, तो मैंने वो वाला काम किया है, या आंसर को एलिमिनेट कैसे करना है। एमसीक्यू, कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं, तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, और आपको नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। ये सैंपल पेपर एक तरीके से आपको एक हेल्प थी कि कैसे पेपर आएगा सीबीएसई का। ऑफ कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, अच्छा पेपर आएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको सैंपल पेपर भी इजी लग रहा होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको क्या होगा, उसको सैंपल पेपर भी डिफिकल्ट लग रहा होगा। कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, कुछ नहीं भी पढ़ा है मेरे साथ में पढ़ते चलो, अपन सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप वर्क, सारी चीजें करते चले जाएंगे। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और मेरे साथ लाइव सेशन पर भी चलिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।